अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करेंगे। इन अ टाइपिकल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ वीक बेस द कर्व रिजेंबल्स। मतलब आपको यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन करना है और एसिड आपको स्ट्रॉन्ग लेना है और बेस आपको वीक लेना है। और टाइट्रेशन करने के बाद आपको कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ बेस के बीच में ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और वो कौन सा ग्राफ होगा, इस चार ऑप्शंस में से आपको एलिमिनेट करना है। तो सपोज दैट आपके पास एक फ्लास्क है जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है जो आपका HCl हो सकता है, और आपके पास एक ब्यूरेट है जिसमें आपने वीक बेस ले रखा है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीक बेस का नॉब को ओपन करना पड़ेगा और वीक बेस को ड्रॉप वाइज ड्रॉप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में डालना पड़ेगा। नॉब ओपन करने से पहले आप अगर इस फ्लास्क को देख रहे हैं तो इस फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है जो HCl है, और आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस आता है वो आयंस के मोबिलिटी के वजह से आता है। अब अगर हम बात करें H प्लस के आयंस की मोबिलिटी का, तो वो काफी ज्यादा होता है देन अदर आयंस, और साथ ही साथ आयंस के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% डिसोशिएट करेगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इस फ्लास्क में काफी ज्यादा होगा और H प्लस आयन का मोबिलिटी भी काफी ज्यादा होता है। इसीलिए इस फ्लास्क का जो कंडक्टेंस होगा अभी काफी ज्यादा होगा। और अगर आप ग्राफ में देखोगे तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस सबसे ज्यादा ऑप्शन ए, बी और सी में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ए, बी और सी ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीक बेस हम ब्यूरेट में लिए हैं इसके नॉब को हम ओपन करेंगे, मतलब ड्रॉप वाइज ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड में डालना स्टार्ट करेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जो डिसोसिएट करेगा अमोनियम आयन में प्लस OH माइनस आयन में। अब जैसे आप वीक बेस को ड्रॉप वाइज ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड में डालना स्टार्ट करोगे तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा, ये H प्लस के साथ रिएक्ट होकर के वाटर बनाएगा। मतलब ये जो H प्लस है ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है जो आपके फ्लास्क में था, प्लस OH माइनस आएगा, कहां से आ रहा है, वीक बेस से आ रहा है जो आप ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल रहे हो। ये दोनों आयन मिलकर के वाटर बनाएगा। ठीक है, अब फ्लास्क में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, क्लियर, इसका मतलब कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब अगर हम डिक्रीज देखें तो ऑप्शन ए में भी कंडक्टेंस देखिए डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी में भी कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और ऑप्शन सी में भी कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही सारा H प्लस यहां से खत्म हो जाएगा तो वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, मतलब ग्राफ का सबसे मिनिमा वो पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट है। ठीक है, अब फ्लास्क में सारा H प्लस खत्म हो गया है क्योंकि वो OH माइनस से रिएक्ट होकर के वाटर बना दिया है। ठीक है, अब अगर हम वीक बेस को और भी डालेंगे फ्लास्क में, ठीक है, ब्यूरेट से, तो आपका जो फ्लास्क में आएगा वो फ्लास्क में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाएगा, और वो एक वीक बेस है, और वीक बेस आपको पता है पार्शियली डिसोशिएट करता है अपने आयंस में। मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन तो
फ्लास्क में अब बढ़ना स्टार्ट होगा और OH माइनस आयन भी काफी अच्छा मोबिलिटी होता है। ठीक है, तो OH माइनस आयन की वजह से भी कुछ कंडक्टेंस अब बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन हम वीक बेस को फ्लास्क में डाल रहे हैं और वीक बेस काफी कम डिसोशिएट करता है, पार्शियली डिसोशिएट करता है, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा फ्लास्क में नहीं होगा। इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा बट बहुत ही माइनर अमाउंट में बढ़ेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपको एंड पॉइंट के बाद किसी में कांस्टेंट कंडक्टेंस दिख रहा है तो वो ऑप्शन बी है। ये देखिए, कांस्टेंट कंडक्टेंस लगभग लगभग हमको दिखाई दे रहा है एंड पॉइंट के बाद, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस। तो अभी अभी ये जो ग्राफ देखे हैं वो सेम क्वेश्चन नंबर 51 का ही है, इसका ऑप्शन बी था। इसका मतलब द अबव प्लॉट इंडिकेट्स द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बिटवीन, अपने फ्लास्क में क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, और ब्यूरेट में क्या लिया था, वीक बेस लिया था। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। इन विच केस बोथ pH एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब KH आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोलिसिस। अब अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करते हैं तो इस केस में जो KH का वैल्यू निकल के आता है वो होता है KW अपॉन KA इंटू KB, और जो pH का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी कंसंट्रेशन का टर्म्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है, एक वीक बेस होता है, इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है उसका Kb दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एंड Ka फॉर CH3COH एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब इस वीक एसिड का भी Ka का वैल्यू दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अमोनियम एसिटेट्स pH विल बी, ठीक है, तो ये केस किसका आ गया, वीक बेस और वीक एसिड का केस आ गया। और वीक बेस और वीक एसिड का जब केस आता है तो उस वक्त जो फॉर्मूला pH का निकल के आता है वो होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, अब आपको pKa पता नहीं है और pK भी पता नहीं है, लेकिन आपको Ka और Kb का वैल्यू दे रखा है। Ka का वैल्यू कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और Kb का वैल्यू कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब Ka से आप pKa निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, और ये Ka का वैल्यू आप यहां से पुट कर दोगे। ठीक है, तो जो pKa का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 4.6
4.74। अब अगर आपको केवी का वैल्यू दे रखा है तो उसी तरह से आप पीकेबी निकाल लोगे। कौन से फॉर्मूले से? पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। अब आप केबी का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे और जब पीकेबी निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा 4.74। ठीक है। अब अगर आप पीएच निकालना चाहोगे तो पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके रखोगे 4.74 माइनस पीकेबी रखोगे 4.74 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? ये तो 7, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पीएच कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। द pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, जो एक वीक एसिड है। ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH, जो एक वीक बेस है। और इस एसिटिक एसिड का जो pKa वैल्यू है ये दे रखा है 4.76 और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका pKb वैल्यू दे रखा है 4.75। आपसे पूछा गया है द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो फिर से ये वीक एसिड एंड वीक बेस का केस आ गया। तो वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर का जो pH होता है उसका फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो अगर आप pH निकालना चाहोगे तो हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa का वैल्यू आप रख दो जो दिया हुआ है 4.76 माइनस pKb का वैल्यू रख दो 4.75। ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो pH निकल के कितना आएगा? 7.005। अब अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। A solution is obtained by mixing 10 ml of 0.2 N KOH with अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करेंगे। A solution is obtained by mixing 10 ml of 0.2 N KOH solution with 30 ml of 0.1 N acetic acid। ठीक है। मतलब यहाँ पे KOH और एसिटिक एसिड को मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करने के बाद जब आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ तो उस सॉल्यूशन का क्या पीएच होगा वो आपको बताना है। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COH एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को आप मिलाओगे ना तो वहां पे 3 केस बन सकता है। पहला केस बन सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है। जहां पे KOH और एसिटिक एसिड रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा? जब एसिटिक एसिड CH3COH ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है। मतलब एसिटिक एसिड कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और फिर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से जो पीएच का फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई करके पीएच निकाल लेंगे। दूसरा केस बनेगा साल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है। साल्ट हाइड्रोलिसिस का। और साल्ट हाइड्रोलिसिस का केस तभी बनता है जब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तो इस केस में जो आपका सिचुएशन बनेगा वो साल्ट हाइड्रोलिसिस का बनेगा और फिर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच का फॉर्मूला को पढ़े हैं और उस पीएच के फॉर्मूले को लगा करके हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। अब थर्ड केस बनता है बफर सॉल्यूशन का। ठीक है। बफर सॉल्यूशन का। और बफर सॉल्यूशन का केस तभी बनेगा जब आपका
NaOH लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग बफर सॉल्यूशन में पीएच के फॉर्मूले को भी पढ़े हैं। तो अगर ये बफर सॉल्यूशन निकला तो हम बफर सॉल्यूशन वाले पीएच वाला फॉर्मूला को लगा करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस केस के अंडर आता है। ठीक है, अब KOH दिया गया है 10 ml और जिसका नॉर्मेलिटी है 0.2। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी होता है। और अगर आप KOH की बात करें या फिर एसिटिक एसिड की बात करें तो दोनों केस में जो n फैक्टर है ये 1 है। ठीक है, मतलब नॉर्मेलिटी यहां पे मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। आप इस फॉर्मूला को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूला के हिसाब से KOH के नंबर ऑफ मोल्स को निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH कितना निकल के आएगा, जरा बताओ आप। 10 इंटू 0.2। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो KOH का नंबर ऑफ मोल्स आएगा ये 2 मोल आ गया इनिशियली। ठीक है, अब एसिटिक एसिड आपका जो एक वीक एसिड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है 30 ml और नॉर्मेलिटी कितना है 0.1, मतलब मोलैरिटी भी 0.1 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब अगर आप 30 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनिशियली आपके पास KOH 2 मोल है और इनिशियली आपके पास एसिटिक एसिड 3 मोल है। क्लियर। अब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान से देखिएगा 1:1 है। मतलब अगर 1 मोल KOH खत्म होगा तो एसिटिक एसिड भी 1 मोल खत्म होगा। ठीक है, तो सपोज दैट KOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो KOH कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, मतलब ये जो 2 मोल है ये 2 का 2 मोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड कितना खत्म होगा, ये भी 2 मोल खत्म होगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 चल रहा है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड भी 2 मोल खत्म होना चाहिए। तो अगर एसिटिक एसिड 2 मोल खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा कितना, कितना बचेगा, 1 मोल, मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड आपका लेफ्ट रह गया है। ठीक है, तो यहां पे लिमिटिंग रेजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट KOH ही निकल करके आएगा। अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट KOH है, ठीक है, यहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं तो KOH और NaOH सेम बात है, बस केटायन का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब जो आपका बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, वो अगर लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो किसके अंडर आएगा, बफर सॉल्यूशन के अंडर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब जो बफर सॉल्यूशन के पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, अब जरा आप यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब KOH और एसिटिक एसिड रिएक्ट हुआ तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, और वो सॉल्ट का क्या नाम होगा, पोटेशियम एसीटेट, मतलब CH3COOK। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना है ये कितना मोल बनेगा ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, मतलब अगर यहां पे 1 मोल KOH कंज्यूम हुआ है तो पोटेशियम एसीटेट भी 1 मोल बनेगा। क्लियर। तो KOH तो लिमिटिंग रिएजेंट है और KOH स्टार्टिंग में 2 मोल था, मतलब ये 2 का 2 मोल कंप्लीटली खत्म हो गया होगा तो एसिड, तो फिर ये जो पोटेशियम एसीटेट बनाया है ये भी कितना बनेगा, 2 मोल ही बनाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्ट कितना बना, 2 मोल बना। अब सब डाटा हमारे पास है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो पीएच इक्वल टू PKA, देखो यहां पे PKA वीक एसिड का दे रखा है कितना, 4.75 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, अभी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट निकाल चुके हैं कितना, 2 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, एसिड कितना मोल था,
सॉरी, एसिड कितना मोल बचा रह गया, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना मोल है, 1 मोल। ठीक है, 3 मोल तो स्टार्टिंग में था, रिएक्शन होने के बाद जो एसिड है वो 1 मोल ही बचा रह गया है। ठीक है, तो यहां पे हम कितना लिखेंगे, 1 मोल। क्लियर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे पीएच, तो आपका जो पीएच है वो निकल के आएगा कितना, 5.05। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5, सॉरी करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड बेस प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, pH प्लस पीओएच इक्वल टू 14 फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन, तो आप सबको पता है कि pH और pOH का जो सम है वो 14 के बराबर होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका ए नहीं होगा, क्योंकि ए सही है और यहां पे आपको नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी का। द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 m HCl सॉल्यूशन इज 8। अब यहां पे आपको दे रखा है HCl सॉल्यूशन, ठीक है, और HCl सॉल्यूशन एसिड है। क्लियर। और किसी भी एसिड का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है, तो pH तो 8 हो ही नहीं सकता है ना, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन सी और डी का बात कर लेते हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 2 माइनस। ठीक है, अब अगर हम H3PO4 की बात करें, सॉरी H3PO4, तो H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और ये एक डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, डाई बेसिक एसिड का मतलब होता है जो 2 H प्लस दे सके। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो अगर कोई एसिड एक H प्लस देता है और एक H प्लस देने के बाद जो स्पीसीज बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे H3PO4 अगर एक H प्लस देगा तो ये क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस बनाएगा, और ये H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है इस H3PO4 एसिड का। ठीक है, अब H3PO4 अभी एक H प्लस और दे सकता है, इसका मतलब H2PO4 माइनस अगर एक H प्लस और देता है तो क्या बनाएगा, HPO4 2 माइनस, और ये जो HPO4 2 माइनस है ये कॉन्जुगेट बेस है H2PO4 माइनस एसिड का। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन डी H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। आप सबको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pOH ऑफ 0.03 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो HCl का कंसंट्रेशन यहां पे दे रखा है 0.03 m। आप सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% डिसोशिएट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब ये 100% डिसोशिएट करेगा तो यहां से हमें H प्लस का जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो भी 0.03 m ही मिलेगा। क्लियर। अब आपको pH का तो फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अब यहां से ये जो वैल्यू है H प्लस कंसंट्रेशन का वो आप यहां पे रख दो। तो जैसे ही उस वैल्यू को रखोगे और pH को सॉल्व करोगे तो pH जो निकल के आएगा वो आएगा 1.52। लेकिन आपको pOH पूछा गया है, pH नहीं पूछा गया है, तो अब क्या करोगे, आपको पता है pH प्लस pOH जो होता है वो होता है 14 के बराबर। तो यहां से जब आप pOH निकालोगे तो वो निकल के आएगा 12.48। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज अ मेटल आयन टाइप इंडिकेटर। मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेटल आयन टाइप इंडिकेटर है। ऑप्शन ए मिथिलीन ब्लू, ऑप्शन बी डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन सी इरियोक्रोम ब्लैक टी, और ऑप्शन डी क्रेसोल रेड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो गूगल में जाके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे।
when HCl is titrated against NaOH the conductance at the end point is। अब अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें जहां पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पे जब आप टाइट्रेशन करोगे और आप यदि ग्राफ बनाओगे कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaOH मतलब बेस के बीच में, तो जो आपका ग्राफ जाएगा वो कुछ इस प्रकार जाता है। फर्स्ट कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, फिर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले कंडक्टेंस मैक्सिमम पे होगा, फिर जैसे ही आप बेस डालोगे NaOH धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा और एक मिनिमा पॉइंट आएगा, और इस मिनिमा पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। और फिर आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन HCl is titrated against NaOH the conductance at the end point is। तो एंड पॉइंट पे कंडक्टेंस क्या है आपका, मिनिमम है। यहां दिख रहा है आपको, एंड पॉइंट पे जो कंडक्टेंस है वो आपका मिनिमम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, जो कि एक अच्छा सवाल में से एक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द pH वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका pH 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आपको HNO3 दे रखा है, नाइट्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% डिसोसिएट करेगा, मतलब यहां से जो H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.1 m ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम चल गया और आपको pH का फॉर्मूला आता ही है जो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, बस आप इस H प्लस कंसंट्रेशन को यहाँ पे पुट कीजिएगा और pH को सॉल्व कीजिएगा, तो आप देखिएगा pH यहाँ पे 1 निकल करके आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी में आपको H2SO4 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो डिसोसिएट करता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है जो 2H प्लस दे सकता है। अब अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन 0.05 m है तो यहां से हमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा, 2 इंटू 0.05 m मिलेगा, क्योंकि यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:2 चल रहा है। ठीक है, मतलब आप अगर 1 मोल H2SO4 लोगे तो आपको 2 मोल H प्लस मिलेगा। तो अगर आप H2SO4 0.05 m लिए हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ 0.05 m मिलेगा। अब आपको H प्लस पता चल गया और आपको pH का फॉर्मूला पता ही होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा pH का जो वैल्यू है ये 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो सी में आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, और आपको पता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और वीक एसिड का जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग C। pKa आपको पता है और यहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले में pK और log C के वैल्यू को रखोगे तो pH इज इक्वल टू, pK का जब वैल्यू रखोगे तो एसिटिक एसिड का pKa का वैल्यू होता है 4.74, ये आप कहीं से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपको याद होना चाहिए, माइनस log C। तो log C में जब हम लोग 0.1 रखेंगे और जब हम लोग pH को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2.87। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में बोला गया है कि आपको वो ऑप्शन निकालना है जिसमें pH 1 के बराबर ना हो, तो आपका अगर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन डी
ऑप्शन डी में हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन डी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का केस बन रहा है, ठीक है। तो आप HCl और NaOH को रिएक्ट करवाना, सॉल्ट और एसिड बनाना, ठीक है। आप देखना कि NaOH वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, तो सारा NaOH खत्म हो जाएगा और आपके पास HCl बचेगा। क्लियर। और जो HCl बचेगा ना, वहां से H प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 0.1 m आएगा। क्लियर। और जब आप यहां से pH निकालोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमको बताइएगा, आपको हम फिर बता देंगे। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। ध्यान से दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, बफर सॉल्यूशन दे रखा है containing 0.20 mole of ammonium hydroxide and 0.25 mole of ammonium chloride per liter. Dissociation constant of ammonium hydroxide मतलब Kb दे रखा है 1.81 into 10 to the power minus 5, log 1.81 का वैल्यू दे रखा है, log 1.25 का वैल्यू दे रखा है। अब अगर हम बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, तो आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वीक बेस का सॉल्ट है उसके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। और अगर ऐसा मिक्सचर होता है तो वो बेसिक बफर कहलाता है, ठीक है। और बेसिक बफर का जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है pKb प्लस log ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। अब आपको pKb का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में Kb दे रखा है। तो यदि कहीं पे भी क्वेश्चन में Kb दे रखा होता है तो आप pKb निकाल लेते हो माइनस लॉग ऑफ Kb करके, ठीक है। जब आप ये करोगे तो pKb का जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 4.74, ठीक है। अब pOH कितना हो जाएगा, pOH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है ये दे रखा है 0.25, तो आप यहाँ पे रख दो 0.25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। एसिड का भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.25, तो आप डिवाइड कर दो इसको 0.20 से, सॉरी। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से pH का जो वैल्यू निकल के आएगा ये निकल करके आएगा 4.83। लेकिन आपसे pOH नहीं पूछा गया है, आपसे ना pH पूछा गया है। तो आपको पता है एक रिलेशन pOH प्लस pH जो होता है वो 14 के बराबर होता है। तो यहां से जब आप pH सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 9.17। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 9.16, जो कि 9.17 के करीब है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इन एसिड बेस टाइट्रेशन द कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय pH इज इक्वल टू pK ऑफ द इंडिकेटर प्लस log concentration of indicator in the basic form divided by concentration of the indicator in acid form. The basic color of the indicator would be visible when। तो अगर इन चार ऑप्शन को आप देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मतलब जब concentration of indicator in the basic form divided by concentration of the indicator in acid form का ये जो रेशियो है ये अगर ग्रेटर देन 10 रहा ना तभी बेसिक कलर ऑफ द इंडिकेटर विजिबल होगा, नहीं तो नहीं विजिबल होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 110 फिनैंथ्रोलिन आयरन 2 कॉम्प्लेक्स इज। अब ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है
और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिडॉक्स इंडिकेटर। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक रिडॉक्स इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर पीएच इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेशन करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बफर सॉल्यूशन का यूज करना पड़ता है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। द पीओएच एंड पीएच ऑफ ए 6 into 10 to the power minus 2m solution of NaOH will be। ठीक है, आपसे पीओएच और पीएच पूछा गया है 6 into 10 to the power minus 2m solution of NaOH का। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH है वो कितना है 6 into 10 to the power minus 2m। ठीक है, अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो 100% डिसोसिएट करेगा। तो अगर NaOH पानी में डालने के बाद 100% डिसोसिएट करेगा तो यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन भी 6 into 10 to the power minus 2m मिलेगा। ठीक है, अब अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप यहां से POH निकाल लोगे, क्योंकि POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। और जब आप इस फॉर्मूला के थ्रू POH निकालोगे तो लिखोगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन 6 into 10 to the power minus 2। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां से जो POH निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.23। ठीक है, और फिर अगर आपको pH निकालना है तो pH प्लस POH कितना होता है 14 होता है, ये आपको पता है। तो यहां से pH भी निकल जाएगा 14 माइनस 1.23, दिस इज इक्वल टू 12.77। ठीक है, तो POH कितना है 1.23 ये देखिए, और pH कितना है 12.77। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। द मोलार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। तो आप सबको पता है कि Kw क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, और Kw का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे जो निकल के आता है वो होता है 1 into 10 to the power minus 14। और अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस दिस गिव्स टू CO2 गैस। और आपसे Kp अपॉन Kc का रेशियो पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि Kp जो होता है वो Kc RT डेल्टा Ng होता है, और डेल्टा Ng क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और वो आपका गैसियस मीडियम में होना चाहिए। तो यहां पे 1 है, माइनस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जब आप यहां से डेल्टा Ng सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आएगा -1/2। और अगर आप Kp इज इक्वल टू KcRT डेल्टा Ng में डेल्टा Ng का वैल्यू पुट करोगे -1/2, तो Kp अपॉन Kc का जो रेशियो आएगा वो आएगा RT टू द पावर -1/2। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 gas plus O2 gas this gives to 2NO gas at temperature T is 4 into 10 to the power minus 4. The value of Kc for the reaction NO gas this gives to half N2 gas plus half O2 gas at the same temperature is। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको Kc किसका निकालना है।
आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन को निकालना है और एक रिएक्शन आपको दे रखा है और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब अगर आप रिक्वायर्ड रिएक्शन को देखते हैं जिसका केसी निकालना है, उसमें NO लेफ्ट हैंड साइड है और जो गिवन रिएक्शन है उसमें NO राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप गिवन रिएक्शन को रिवर्स कीजिए। तो जब आप गिवन रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2NO गैस, दिस गिव्स टू N2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिएक्शन में NO के आगे 1 मल्टीप्लाई है लेकिन यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करोगे, अब आप इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका जो रिएक्शन बनेगा वो NO गैस, दिस गिव्स टू 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस बन के आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन यही वाला है। ठीक है, अब उस रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को किए थे रिवर्स, तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो केसी क्या हो जाता है, पुराने वाले रिएक्शन का रेसिप्रोकल। तो इस रिएक्शन का जो केसी होगा 1/4 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा। अब आप रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इस रिएक्शन का जो केसी होगा वो क्या होगा, 1/4 इंटू 10⁻⁻⁴ टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 50 ही आएगा। कैसे, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 10⁴ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो जब आप रूट करोगे इसका, ठीक है, तो कितना आएगा, 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना आ गया, 50। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो 50 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे। द pH of a solution prepared from 0.005 mole of barium hydroxide in 100 centimeter cube water is। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे 100 ml के बराबर हो जाएगा। और जब आप 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या होता है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स जो 0.005 मोल दिया गया है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो 0.1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो कंसंट्रेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप क्या करोगे, ये यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा और ये 10 ऊपर जाएगा, मतलब 0.05 m आ जाएगा। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो डिसोसिएट होगा और डिसोसिएशन के बाद जो आयंस देगा वो होगा Ba+2 प्लस 2OH माइनस आयन। अब अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन 0.05 m लिए हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा हमको, OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा ट्वाइस ऑफ 0.05 m। ठीक है, तो यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 m। और जब आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल गया है तो आप POH निकाल लोगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन करके। ठीक है, और यहां से POH का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब आप OH माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 रखोगे और जब सॉल्व करोगे तो POH हमारा 1 निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे pH पूछा गया है, POH नहीं। तो आपको पता है pH प्लस POH जो होता है वो 14 होता है, तो यहां से pH जो निकल के आएगा वो 13 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करेंगे। द pH ऑफ ए 1 into 10⁻³ m सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HA इज 4। मतलब आपको एक वीक एसिड दे रखा है HA जिसका
पीएच का वैल्यू है 4 और उस वीक एसिड HA का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻³ m। अब आपको बताना है द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। आपको Ka का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो किसी भी वीक एसिड का जो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ pKa माइनस log C। अब आप क्या करो, पीएच में आप 4 रख दो इज इक्वल टू हाफ pKa आपको निकालना है माइनस log C 1 × 10⁻³ तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो pKa का जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगा 5। मतलब जो Ka का वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 × 10⁻⁻5। ठीक है, आप इसको सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवर्स जाते हो ना, Ka से आप Pk निकालो तो आपको 5 आना चाहिए। तो अगर आप Ka का वैल्यू 1 × 10⁻5 लेते हो तभी Pka जब आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। तो उसके हिसाब से अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करेंगे। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 5.6 × 10⁻⁻10। मतलब आपको अमोनियम क्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसका वैल्यू दे रखा है 5.6 × 10⁻10। The concentration of H3O plus ion in a 0.1 m solution of ammonium chloride at equilibrium is। आपको अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन भी दे रखा है 0.1 m और आपसे H3O plus आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Kw/Kb। अब देखिए, आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू पता है, Kw 10⁻⁻14 पता है, तो यहां से आपको Kb निकल जाएगा। तो अगर आप Kb जब निकालोगे तो क्या होगा, Kw/Kh मतलब 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 5.6 × 10⁻⁻10, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/5.6 × 10⁻⁻4। अब आपको Kb पता चल गया, ठीक है। तो जब आपको Kb पता चल गया है तो आप यहां से Pkb निकाल सकते हैं, Pkb। तो जब आप यहां से Pkb निकालोगे ना इस Kb के वैल्यू से, तो जो Pkb का वैल्यू आएगा वो आएगा 4.74। आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। और निकालने के बाद आप देखिएगा कि Pkb 4.74 आ रहा है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है ना, Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb होता है, और Kb इस वैल्यू को रख दीजिएगा तो यहां से आपको Pkb निकल जाएगा जो 4.74 निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम pH के फॉर्मूले की बात करें तो pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 7 माइनस हाफ Pkb प्लस log C। अब Pkb आपको पता है 4.74, कंसंट्रेशन आपको पता है 0.1 m। तो अगर आप सारे वैल्यू को यहां पे रखोगे और pH को जब आप सॉल्व करोगे तो pH आपका निकल के आएगा 5.13, ठीक है। कितना निकल के आएगा 5.13। अब आप ऐसा मानो कि H प्लस का कंसंट्रेशन 5.6 × 10⁻⁻11 टू द पावर 1/2 है, और यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपको ऑप्शन ए में यही वैल्यू नजर आ रहा होगा।
अब जब आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप यहां से pH निकाल लोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन करके, ठीक है। और जब आप यहां से pH निकालोगे तो वो pH निकल के आएगा 5.12, जो 5.13 के आसपास है, ठीक है। मतलब जो हम एज्यूम करके चले थे ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। उसी तरह से आप हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके pH निकालिएगा तो देखिएगा वो 5.13 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हुआ अगर आपको एंटी लॉग निकालना नहीं आता है, क्योंकि अगर आप pH से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालिएगा ना तो आपको एंटी लॉग सॉल्व करने आना चाहिए। अब अगर जिसको एंटी लॉग नहीं आता है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएगा। लेकिन हम बिना एंटी लॉग का ऑप्शन से आंसर कैसे निकाले वो बताए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। एट 298 केल्विन 0.1 मोल ऑफ अमोनियम एसीटेट एंड 0.14 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। आप क्या लिए हो, आप एसिटिक एसिड लिए हो और अमोनियम एसीटेट लिए हो और 1 लीटर पानी में उसको डिसॉल्व कर दिए हो। तो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा मिक्सचर बनेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है, प्लस अमोनियम एसीटेट मतलब CH3CONH4, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर आपका एसिडिक बफर में आएगा, ठीक है। कैसा मिक्सचर है ये एक एसिडिक बफर का मिक्सचर है। और आपको पता है कि एसिडिक बफर का जो pH होता है वो होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहां से जब आप pH निकालोगे तो pKa का वैल्यू तो दे रखा है एसिटिक एसिड का 4.75, आप यहां पे पुट कर दे 4.75 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है अमोनियम एसीटेट, ये जो सॉल्ट है इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, 0.1 मोल दे रखा है और वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.1 ही रहेगा, क्योंकि आप उसको डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हो, ठीक है। अब नीचे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.14 m हो जाएगा, क्योंकि फिर से कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है ना, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वही कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से pH जो निकल के आएगा वो आएगा 4.6, और अगर आप ऑप्शन मैच करोगे ना तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करेंगे। कंसीडर द रिएक्शन 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, दिस गिव्स टू 2 CO गैस एट इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय, मतलब आपको इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिया गया है, आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है तब आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन के डेल्टा Ng की बात करें तो डेल्टा Ng क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन गैसियस कंपोनेंट होना चाहिए। तो जब आप इसका डेल्टा Ng निकालोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जो डेल्टा Ng है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द सिस्टम। अब ये जो कार्बन है वो आपका इनएक्टिव कंपोनेंट है, तो अगर आप इनएक्टिव कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब अगर सिस्टम के वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम होता है। अब अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाएगा।
और यदि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करता है सिस्टम का, तो एलसी प्रिंसिपल बोलेगा कि अब सिस्टम आपका उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा। और यदि ऐसा केस होता है तो इस केस में अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और यदि डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कब? जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तब। तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। अब देखते हैं डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो जाएगा। अब एलसी प्रिंसिपल आएगा और वो क्या बोलेगा कि भैया सिस्टम का नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गया है, तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर वैसा होता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करना है, तो अगर ऐसा होता है तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो वो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यदि डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो वो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा एन जी की बात करें इस रिएक्शन की, तो वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी का, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए हो और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दिया है, और आप सबको पता है कि ये जो रिएक्शन है इसका इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यदि किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑप्शन डी में क्या बोला गया है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो यदि आप टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करते हैं तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड if the solution has a pH is equal to 4.74 and the pKa is equal to 4.74। अब अगर परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करें तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी वीक एसिड का क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग अल्फा, और अल्फा का वैल्यू होता है अंडर रूट के ए अपॉन सी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो इस अल्फा को इंटू 100 करेंगे और हमें वहां से परसेंटेज डिसोसिएशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर अल्फा निकालना है तो हमको इस एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? इस एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीक एसिड के जो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेए माइनस लॉग सी। अब यहां से आपको पीएच दे रखा है 4.74 इज इक्वल टू हाफ पीकेए आपको दे रखा है 4.74 माइनस लॉग सी। आपको यहाँ पे पीएच पता था, पीके पता था, आपको सी निकालना है कंसंट्रेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो यहां से जो कंसंट्रेशन का वैल्यू निकल के आता है ये निकल के आएगा 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और जब आप अल्फा निकालोगे यहां से तो अल्फा लिखोगे अंडर रूट के ए अपॉन सी, और के ए आप कहां से निकालोगे? पीकेए के वैल्यू से निकालोगे। ठीक है, पीके दिया हुआ है 4.74। अब अगर आप इसका एंटी लॉग लोगे ना तो आपको के निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो के निकल के आता है ना
वो 1.82 इंटू 10⁻⁻5 ही निकल के आएगा। मतलब जब आप यहां से के ए सॉल्व करोगे तो के ए भी 1.82 इंटू 10⁻⁻5 ही निकल के आएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.82 इंटू 10⁻⁻5 जो के ए का वैल्यू है डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का वैल्यू है 1.82 इंटू 10⁻⁻5। ये दोनों कट जाएगा और यहां से अल्फा 1 निकल के आ जाएगा। जब आप परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करोगे तो आप अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देना और वही आपका परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब इस केस में अल्फा 100% हो जाएगा और आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम N2 गैस प्लस 3H2 गैस दिस गिव्स टू 2NH3 गैस। मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है। सम इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी इफेक्टेड। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई इनर्ट गैस किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप ऐड करते हो ना तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी है, नो इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम NH2CO2 NH4 सॉलिड दिस गिव्स टू 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। Kp is found to be 0.5 at 500 केल्विन, मतलब Kp का वैल्यू दे रखा है 500 केल्विन पे 0.5। Hence the partial pressure of ammonia and CO2 gas are respectively। तो अगर हम बात करें Kp की तो Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और यदि आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन के Kp को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 टू द पावर 1। अब Kp का वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 इज इक्वल टू concentration of ammonia to the power 2 into concentration of CO2 to the power 1। अब आपको ना ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हम यहां पे पुट करें जो 0.5 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखो ध्यान से, अगर आप अमोनिया के पार्शियल प्रेशर को 1 लेते हो तो 1 टू दी पावर 2 है, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इनटू अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2 लेते हो, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना सॉल्व होकर के आएगा, ये सॉल्व होकर के आएगा 2, और 2 0.5 के बराबर तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी का। अगर आप सी में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 1 लेते हो तो 1 टू दी पावर 2 कितना हो गया, 1 इनटू अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.5 लेते हो तो 0.5 टू दी पावर 1 0.5 हो गया, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 निकल के आता है। ठीक है, जो Kp के बराबर है, मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व करेंगे। कंसीडर द रिएक्शंस, आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन दे दिया गया है, दिखाई दे रहा है, और इन तीनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1 K2 और K3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे सबको K3 के बराबर किया है, मतलब आप K3 निकालिए। ठीक है, और K3 निकालने के लिए आपको इक्वेशन 3 चाहिएगा, तो इक्वेशन 3 आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन बन जाएगा, और इस रिएक्शन को आप रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को उल्टा पुल्टा या जोड़ घटाव करके लाइएगा। ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड रिएक्शन में CH4 देखे, सॉरी हाँ CH4 देखे तो वो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे देखिए CH4 गैस लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 2 में, और अगर हम CO2 देखे तो वो राइट हैंड साइड है, और अगर इक्वेशन 1 में CO2 देखे तो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप जस्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिएगा ना तो ये देखिए CO और CO कट जाएगा। ठीक है, और आपका रिएक्शन क्या बनेगा, CH4 गैस जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्लस ये H2O और ये H2O जुड़ करके 2H2O गैस दे देगा जो दिखाई दे रहा है। दिस गिव्स टू CO2 गैस जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्लस
एक H2 और यहाँ पे 3 H2, टोटल मिला के 4 H2 गैस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख करके हम जोड़े, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K1 और K2 ही रहेगा। अब K3 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़े हैं ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 इंटू K2। तो अगर करेक्ट ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। At constant pressure upon the addition of helium at the equilibrium point in the reaction PCl5 gas, this gives to PCl3 gas plus Cl2 gas, the degree of dissociation of, चार ऑप्शन दिया गया है, PCl5 will decrease, ऑप्शन बी PCl5 will increase, ऑप्शन सी PCl3 will increase एंड ऑप्शन डी Cl2 will increase। तो अगर आप हीलियम गैस जो एक इनर्ट गैस है और अगर आप कोई इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, और यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गया तो एलसी प्रिंसिपल क्या बोलेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा। तो यदि ऐसा होता है तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है, 1 + 1 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो डेल्टा एन जी है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो PCl5 है उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं करेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द रिएक्शन PCl5 gas, this gives to PCl3 gas plus Cl2 gas। क्वेश्चन रिएक्शन अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द रिएक्शंस PCl5 gas, this gives to PCl3 gas plus Cl2 gas। Reaction 2 N2O4 gas, this gives to 2NO2 gas। The addition of an inert gas at constant volume। अगर आप कोई इनर्ट गैस किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं ना, तो रिएक्शन कुछ भी हो, कोई भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है,